हेलो स्टूडेंट्स, तो टाइम सेवर कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसको हम बोलते हैं अनुक्रम व श्रेणी। और इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए ना बेटा, तो इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, और कुछ बुक्स में यही चैप्टर इस नाम से भी लिखा जाता है, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। ठीक है, हिंदी में हम बच गए हैं क्योंकि हमने अनुक्रम बोल दिया और श्रेणी बोल दिया। अच्छा, श्रेणी जो है ना उसको हम सीरीज बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। यहां दो वर्ड हैं इंग्लिश के अंदर, एक है सीक्वेंस और एक है आपका प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में तो एक ही नाम है अनुक्रम, तो उससे काम चल ही जाता है, लेकिन हमें इंग्लिश के वर्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात समझो कि सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है और सीरीज क्या होती है। पहले तो ये तीन शब्दों का मतलब समझ लें हम कि हमको क्या समझना है। ठीक है, देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप नंबरों का कलेक्शन करें, नंबरों को इकट्ठा करें, एक समुच्चय में डालें, तो जो नंबरों को इकट्ठा करके जो समुच्चय बनाना होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है ये कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब किसी भी तरीका हो सकता है। मैं जैसे बोलूं आपसे कि मैंने एक समुच्चय बनाया जिसमें मैंने रखे नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? ये एक सीक्वेंस है। अब ये देखा जाए तो क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का संगठन हो रहा है, उनका कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं। और इस सीक्वेंस का हम कोई गणितीय सूत्र नहीं निकाल सकते। ठीक है, हम प्राइम नंबर का कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं हमारे लेवल तक। हालांकि ऐसा नहीं है, फॉर्मूला इसका जनरेट किया गया और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी था, पर वो हमारे सिलेबस के बाहर है, तो हम इन जनरल मानते हैं इसका नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि समिश्र संख्याओं का संगठन किया जाए, वो भी किया जा सकता है, वो भी आपका क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस क्या है? किसी भी नियम की आधार पर, ठीक है, वो नियम हो सकता है मैथमेटिकल हो, वो नियम हो सकता है कि बिना मतलब उसको अपन गणितीय सूत्र में ना लिख सकते हो, वो दोनों जो काम होंगे उनको ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी अपन सीक्वेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच इज बीन डन बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला और बाय सम अदर रूल। अब वो है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का ही एक स्पेशल केस आता है, वो है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आप जो भी नंबरों का कलेक्शन कर रहे हैं उसका गणितीय सूत्र होगा। यानी जो भी आप नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, आप एक समुच्चय में डाल रहे हैं, उन्हें एक गणितीय सूत्र से क्या दिया जा सकता हो? रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो क्या होगा? सीक्वेंस होता है सिंपली कलेक्शन ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबरों को इकट्ठा करने का एक तरीका, जिसे गणितीय या अगणितीय रूप से इकट्ठा किया जा रहा हो। ठीक है, और उस सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है प्रोग्रेशन, जो ये कहता है कि आप जो भी नंबर इकट्ठा कर रहे हैं उन नंबरों का जो एनवा पद होगा वो आपका डिफाइन हो जाएगा, या एक फॉर्मूला बनेगा जो उसके एनवे पद को कैलकुलेट करेगा, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला। जैसे इसका ये क्या है? ये प्योरली एक सीक्वेंस है। अच्छा, मैं ऐसे बोलूं आपको कि मान लीजिए log 2, log 3, log 4, ये भी क्या है? अपने आप में क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो सीक्वेंस है। लेकिन इसका आपका अगर मैं पूछूं एनवा पद क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे कि सर वो n+1 होगा, log n+1 इसका एनवा पद होगा। तो आपको ये जो सीक्वेंस है इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है? ये एक प्रोग्रेशन है। अब ये कौन सी प्रोग्रेशन है वो अपन डिसाइड करेंगे बाद में। तो आपको पहले दो चीज समझनी है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बीच का अंतर। हिंदी में उसको सिर्फ अनुक्रम बोलते हैं, इसलिए हमने इस अंतर के बारे में कभी विचार किया नहीं है। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। सीक्वेंस का अर्थ है कि आप नंबरों का संगठन करेंगे जिसका कोई गणितीय सूत्र बन सकता हो या कोई गणितीय सूत्र ना भी बने, जैसे प्राइम नंबर, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया, सीधी सी बात। अगर ऐसा सीक्वेंस जिसके
जिसमें पदों का जो चुनाव हो रहा है वो किसी एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के आधार पर हो रहा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की बात हो गई। तो आप देखें कि जितनी भी जो हमको सिलेबस में पढ़नी है, हमको एपी पढ़नी है, हमको जीपी पढ़नी है, तो एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। वो प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि उसका एनवा पद हम निकालते हैं। जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एनवा पद हम निकालेंगे, एक गणितीय सूत्र बना लेंगे। तो ये सारे क्या है? एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, ये सब कुछ क्या है? ये एक सीक्वेंस ही है, लेकिन चूंकि इसमें एक गणितीय फॉर्मूला बन रहा था अवयवों को या उसके एलिमेंट्स को लेने के लिए, इसीलिए इनको प्रोग्रेशन बोला गया बेटा। ठीक है, तो इंग्लिश में ये जो दो शब्द है इनका अंतर हमें क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो ये आपने कलेक्शन किया है ना, इन कलेक्शनों को अगर आप जोड़ दें आपस में, मतलब इनके बीच में आप प्लस कर दें या माइनस कर दें, मतलब इनको कनेक्ट कर दें, अगर आप, ये क्या है? आपके एलिमेंट्स है, अवयव है, 1 2 3 4, या ऐसे अपन एक और प्रोग्रेशन लिख लेते हैं, मान लो 1 1 3 5 7 9 11। ये क्या है? ये प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक गणितीय फॉर्मूले से दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगर इसमें आप क्या करो, इसमें योग लगा दो, 1 + 3 + 5 + 7, यानी आपने क्या करा? इन अवयवों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्शन है यही क्या कहलाता है? यही सीरीज या श्रेणी कहलाता है। आप जैसे सीरीज, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब कभी भी आपके घर पे दिवाली का त्योहार मनाया जाता है तो आप घर की सजावट करते हैं तो लाइट लगाते हैं, वो ना, वो जो रंग बिरंगी लाइटें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं, कि हम सीरीज लगा रहे हैं। वो सीरीज का मतलब क्या है? छोटे छोटे बल्ब लिए गए हैं, एक एक अवयव है वो हमारा, ठीक है, और उसे वायर से जोड़ दिया गया है। तो वो जो कनेक्ट हुआ, वो कनेक्ट होकर के क्या बनता है? हमारा सीरीज बनता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा और अर्थमेटिक सीरीज भी होगी। यानी अगर आप एपी के अवयवों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो आता है उसको सीरीज बोलते हैं। तो आप जब भी कभी योग का सवाल कर रहे होंगे ना, तो प्रश्न में पढ़ेंगे कि वहां लिखा होता है श्रेणियों का योग। ठीक है, वो अनुक्रम का योग की बात नहीं कर रहा, तो उसको मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर का नाम था, उस नाम में जो 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आई थिंक मैंने वो आपको क्लियर कर दिया। एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है और एक सीरीज है। तो सीक्वेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर, वो कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन का मतलब जो नंबर आप कलेक्ट कर रहे हो उन नंबरों को आपको एक गणितीय फॉर्मूले के आधार पर लेना था। वो गणितीय फॉर्मूला अगर आप बना सकते हैं उस सीक्वेंस का, तो वो सीक्वेंस आपका प्रोग्रेशन होगा। तो सीक्वेंस बड़ी बात है, मतलब बड़ा समुच्चय है, और जो उसका प्रोग्रेशन है, अनुक्रम जो है, वो क्या है? उसका सबसेट है। और श्रेणी क्या है? जो आपने नंबरों को इकट्ठा किया, उन्हें जोड़ के या घटा करके अगर आप कनेक्ट करके एक सीरीज बनाएंगे तो वो सीरीज कहलाएगी। ठीक बात है, यहां तक की बात क्लियर हुई हमारी। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस से अगर अपन आगे बढ़े तो हमको सीक्वेंस के अंदर क्या करना है, यानी इस चैप्टर में क्या करना है? इस चैप्टर के अंदर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जो कि आप कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ के आए हैं, 11वीं में भी आपने पढ़ा ही होगा, बट ऑब्वियस सी बात है। फिर आपने जीपी पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। फिर आप पढ़ेंगे एचपी। ठीक है, एपी में आपको पद निकालना सीखना है, उसके बाद उसका योग सीखना है, और फिर आपको उसका माध्य सीखना है, यानी एएमबी सीखना है। ठीक है, जीपी के अंदर भी आपको उसका पद निकालना सीखना है, उसका योग निकालना सीखना है और उसका माध्य सीखना है। एचपी के अंदर सिर्फ आपको पद निकालना है, क्योंकि उसका योग नहीं होता और उसका हरात्मक माध्य होता है, यानी एचएम होता है। इसके बाद आपके पास आती है एक सीरीज जिसे कहते हैं हम एजीपी, यानी अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर मिसलेनियस सीरीज, मतलब जो सीरीज ना एपी हो, ना जीपी हो, ना एचपी हो, ना एजीपी हो, और फिर उनको सॉल्व करने का कैसा तरीका होगा, हम उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे आखिरी वाले जो लेक्चर हमारा आएगा, वहां हम एएम जीएम पर आधारित सवालों को सीखेंगे। तो ये जो हमारे लेक्चर्स का डिवाइडेशन है वो बहुत क्लियर है कि वी हैव टू स्टार्ट विद एपी, मतलब हमको एपी से स्टार्ट करना है, और एपी से स्टार्ट करते हुए हमको लास्ट में एएम जीएम एचएम के मिक्स प्रॉब्लम्स पे जाना है। ठीक है, आईआईटी के अंदर अगर अपना सिलेबस देखा जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये वाला सिलेबस है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, शुरुआत करेंगे, वो करेंगे, मैं सीक्वेंस में इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं यहां से कुछ शुरुआत में कुछ बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बात करी कि सीक्वेंस में, है ना, सीक्वेंस इन जनरल अब आपको क्लियर है सीक्वेंस क्या होता है ना।
अब सीक्वेंस में हो या इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। वो पहली बात क्या है, यहां n सदैव, यहां n सदैव प्राकृत संख्या होगा। यहां n सदैव क्या होगा बेटा, प्राकृत संख्या होगा। अब प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप tn निकालते हैं, क्या निकालते हैं, tn, तो nवां पद जब बोलोगे ना तो शून्य पद नहीं होता, माइनस वाला पद नहीं होता कि माइनस तीसरा पद बताओ, माइनस चौथा पद बताओ, ये नहीं है संभव। हम शुरुआत करते हैं कहां से, पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद। तो जो n आने वाला है इस चैप्टर में वो क्या होगा, आपका हमेशा प्राकृत संख्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, अनलेस अदरवाइज इट इज स्टेटेड। अगर उसने कुछ और बोला है तो उसे बोलना पड़ेगा, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो n के मान को आपको क्या लेना है, प्राकृत संख्या ही लेना है, ठीक है। दूसरा, यहां पर इस चैप्टर के अंदर ये जो tn मैं लिखूंगा ऐसे, tn, इसका मतलब होता है nवां पद। क्या होगा, nवां पद होगा ये। तो टर्म, nth टर्म, tn को अपन क्या बोलते हैं, nth टर्म, तो ये आपका nवां पद है, तो tn आपका बनेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक आता है sn। sn का मतलब क्या है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। इसका मतलब क्या होगा, प्रथम n पदों का योग हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि आपका यहां n सदैव प्राकृत संख्या होगा सीक्वेंस में, tn आपका nवां पद होगा, sn में क्या है, प्रथम n पदों का योग होगा, ठीक है। इनको आपको क्लियर रखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला s5 है, तो s5 का मतलब क्या हुआ, पहले 5 पदों का योग हो रहा है, पांचवें पद का योग नहीं हो रहा है, पहले 5 पदों का योग करना है। और अगर मैंने t5 निकाला, इसका मतलब क्या है, मैं 5वां पद निकाल रहा हूं, और ये भी कहां से, प्रारंभ से निकाल रहा हूं। ये जो tn होता है ये nवां पद होता है, और nवां पद कहां से, आपकी जो भी प्रोग्रेशन है उसके प्रारंभ से, उसके प्रारंभ से है, ठीक बात है ना। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन आज अपनी बात शुरू करेंगे, वो है पहला पार्ट, बहुत आसान पार्ट है, ठीक है, इन जनरल सब बच्चों को आता ही है, बहुत मजेदार है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करनी है, इसलिए अपन सबसे पहले लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ये बस एक ही बार लिखता हूं मैं, उसके बाद तो अपन एपी से ही काम चलाएंगे। अपन को नहीं लिखनी समांतर श्रेणी बार बार या समांतर अनुक्रम, ठीक है। मैं सिर्फ एपी लिखूंगा, आप भी भावनाओं को समझते चलेंगे, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे डिफाइन किया गया, इसकी परिभाषा क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक से सवालों से परिभाषाएं बनती है बेटा। जैसे इस साल जब जेईई का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर कई प्रश्न ऐसे आए जो बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस पर आए बेटा। 2021 का जो IIT जेईई एडवांस का पेपर था, उसमें कई सवाल बिल्कुल बेसिक परिभाषाओं पर थे, ठीक है। जैसे उसमें एक सवाल बहुत अच्छा बना था, वो सवाल था कि आपको थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस पता होना चाहिए। जो हमने सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर बात करी थी, तो हमने बोला था थीटा क्या होता है, किसी भी चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा, चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या। इस पर आधारित उन्होंने सवाल पूछ लिया। तो आप सोचो कि आपके लिए कोई सा भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक चीज आपको यथासंभव यहां पर बता पाऊं, उसके बारे में चर्चा कर पाऊं, ठीक है। चलिए, तो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर अपन परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा अनुक्रम जिसमें किन्हीं भी दो पदों का योग, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव
समान होता है, सदैव समान होता है। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो कि वो एपी है। ठीक है, अच्छा, यह अंतर एपी का सार्व अंतर कहलाता है। यह अंतर जो है एपी का वो क्या कहलाता है बेटा, सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, यही अंतर आपका क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाता है, जिसे स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस है, अगर उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव क्या आ जाए, एक निश्चित अंक आ जाए, सर्वाधिक, और वो भी बराबर आ जाए हमेशा, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, वो एपी है। जैसे माना प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है, तब अगर प्रथम पद ए व सार्व अंतर क्या है, डी है, तब आपका जो सीक्वेंस बनेगा उसमें क्या बनेगा, पहला पद आपने ए लिया, दूसरा पद आपने ले लिया ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो आप देखें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का डिफरेंस आपका क्या आएगा, एपी आएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो इसलिए ये सीक्वेंस आपका क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा बेटा। ठीक है, यहां ए प्रथम पद है और डी क्या है, सार्वंतर। अब ये डी धनात्मक हो सकता है, ये डी ऋणात्मक हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसका टीएन निकालते हैं। अब टीएन कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट टर्म में डी का गुणांक क्या है, 0। सेकेंड टर्म में डी का गुणांक क्या है, 1। थर्ड पद में डी का गुणांक कितना है, 2, यानी 1 कम कर रहा हूं। फोर्थ टर्म में डी का एक गुणांक कितना है, 1 कम हो रहा है, 3d हो रहा है। तो अगर nवें पद में बात करूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका tn का फॉर्मूला होता है, किसका, एपी का। एपी के nवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहीं पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है, मैं नोट डाल के लिखता हूं उसे। यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n में रेखीय व्यंजक हो, n में रेखीय व्यंजक हो, n में क्या हो, रेखीय व्यंजक हो, तब वह अनुक्रम एपी होगा। वह अनुक्रम क्या होगा, एपी होगा। अच्छा, ये तो बात क्लियर है कि यदि ऐसे अनुक्रम का अगर nवां पद क्या आ जाए, एक रेखीय व्यंजक आ जाए, ठीक है ना, किसके फॉर्म में आ जाए, मान लो pn प्लस q के फॉर्म में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद n में रेखीय व्यंजक हो तब वह अनुक्रम एपी होगा, तथा n का गुणांक उस एपी का सार्व अंतर होगा। यह ध्यान रखना है आपको, अंतर होगा। ठीक बात है क्या, चलिए इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर दूं यहां से। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है कि आपका किसी भी अनुक्रम का यदि nवां पद क्या आ जाता है, एक रेखीय व्यंजक आता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, मैंने आपसे बोला कि यदि tn बराबर, मान लीजिए मैंने बोला 7n प्लस 5, तब प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने tn क्या कहा, 7n प्लस 5,
तो 7n+5 क्या है, एक रेखीय व्यंजक है। और अगर ये एक रेखीय व्यंजक है तो आप देखो सबसे पहले तो t1 निकाल लो, प्रथम पद तो निकालना ही है, तो आपका आ जाएगा 12। t2 निकालोगे तो 14 + 5 19 है ना, 7 × 2 + 5 करोगे तो आपका 14 और 5 ये 19 आ जाएगा। फिर t3 निकालोगे अगर तो आपका 21 और 5 26 आ जाएगा। तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा है यानी जो आपका प्रोग्रेशन है एपी का, क्या वो 12 19 26 एंड सो ऑन करते हुए आखिरी में 7n+5 तक जा रहा है। तो ये रेखीय व्यंजक देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये जो अनुक्रम मुझे दिया गया है ये समांतर अनुक्रम है, या आपकी समांतर श्रेणी को आप बोल रहे हो, एपी बोल रहे हो। और यहां पर जो सारवंतर आएगा वो क्या होगा, 19 - 12 वो भी 7 ही होता है, 26 से ये भी 7 होगा। और ये 7 है क्या, आपके n का गुणांक है। तो जब कभी भी आप किसी भी सीक्वेंस का या किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालते हैं और वो nth टर्म क्या आ जाता है, रेखीय व्यंजक बन जाता है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब वो क्या है, वो एक एपी है। और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस इस n का गुणांक होता है, जो भी यहां पर लिखा जाएगा दैट वुड बी 7, यहां पर वो 7 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो हम nवां पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद हमने a मान लिया था तो हमारा सीक्वेंस भी आ गया a + d a + 2d एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इस पर अपन कुछ छोटे छोटे से सवाल करें जो आपको आते हैं। तो पहला सवाल अपन ट्राई करेंगे इसमें, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, है ना। एग्जांपल है कि यदि किसी एपी का छठा पद व नवा पद, छठा पद व नवा पद क्रमशः 5 व 6 हैं, तब एपी ज्ञात करें। ऐसे सवाल आपने बहुत करे बेटा, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। चलो ट्राई करते हैं। अब उसने क्या बोला, एपी का छठा पद और नवा पद आपको दे दिया क्रमशः 5 और 6। देखो एपी के अगर आपको एपी लिखनी है ना तो आपको किसकी आवश्यकता है, दो ही चीजों की आवश्यकता है, एक ए की यानी प्रथम पद आ जाए और एक डी की जो कि क्या है उसका सारवंतर है। ओके, अब ए और डी के लिए हमारे को दो कंडीशन दी है, तो मैंने कहा माना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस वो है डी। तो आपको टीएन के बारे में बात करनी है। पहले तो टीएन आपके पास क्या आना चाहिए, टीएन आएगा आपके पास a + n - 1 × d। ठीक है, अब इसमें शॉर्टकट क्या होता है कि जब आप एपी में ए और डी मानते हैं ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे छठा पद है तो इसके फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो t6 क्या होगा, a + 5d होगा। समझ में आ रहा है, एक कम करना है यहां पर, ध्यान रखना जो आपका पद आप लिखते हो यहां पर ये नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम यहां लिखना बस। और t6 आपको कितना दिया है, उसने दिया है 5। और फिर उसने कहा कि आपके पास जो t9 है, t9 वो आपके पास है a + अब क्या आ जाएगा 8d आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ गया 6। तो आप क्या करो, इन दोनों को घटा दो बेटा, जब घटाओगे तो माइनस 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 लगेगा, ये हट जाएगा, यहां आ जाएगा आपके पास कितना -3d बराबर -1। तो आपका d कितना निकल के आ गया बेटा 1/3। अब d किसी भी समीकरण में रख लो, तो अगर d आ गया है 1/3 तो आपका a क्या आ जाएगा, a + 5/3 बराबर 5। तो a बराबर 5 - 5/3 ये आ जाएगा आपका 10/3। तो a आपका आ गया 10/3, d आपका कितना आ गया, d आपका कितना आ रहा है 1/3। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहला पद होगा 10/3, फिर आपका 1/3 जोड़ोगे तो 11/3, फिर आएगा 12/3, फिर आएगा 13/3, फिर आएगा 14/3। देखो कितने पद लिखे मैंने, 5 पद लिख दिए। छठा पद क्या आएगा 15/3, अपने आप क्या आ गया 5 आ गया ना।
तो ये आपका वो सीक्वेंस बन गया बेटा, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी दिया जाएगा कि एपी का ऐसा सवाल आएगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्या कि भाई कितने क्या अननोन है प्रथम पद और सार्वंतर। तो 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मैथ्स कहता है नंबर ऑफ अननोन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन, यानी जितने भी आपके प्रश्न में अननोन है, अज्ञात राशियां हैं, उतनी ही समीकरणें आपको बनानी पड़ेगी उनके मानों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक बात है। चलिए एक सवाल अपन और ट्राई करते हैं। सवाल कहता है, मान लीजिए किसी एपी का पीवा पद, ये पीवा हटाते हैं, इसको लिखते हैं पीएथ पद 1/q हो तथा क्यूएथ पद 1/p हो। ठीक है, यदि किसी एपी का पीएथ पद 1/q हो तथा क्यूएथ पद 1/p हो, तब उस एपी का पीक्यूएथ पद, उस एपी का पीक्यूएथ पद ज्ञात करो। ठीक है, आप ट्राई करें। किसी एपी का पीएथ पद 1/q हो तथा क्यूएथ पद 1/p हो, तब उस एपी का पीक्यूएथ पद ज्ञात करना है। तो आपको देखो अननोन क्या है, ए है और डी है, हम उसी पर चर्चा करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपने क्या कहा कि मान लिया पहला पद क्या है आपका, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, डी है। तो आपको क्या दिया गया, पीएथ पद, तो बताओ टीपी क्या आएगा। टीपी होगा, आपको क्या करना है, बस एक कम करना है, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना दिया आपको 1/q। ऐसे ही TQ दिया आपको कितना, ये आएगा आपका a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया आपका 1/p। अब इन दोनों को सॉल्व करके किसका मान निकालना है बेटा, a और d का। जब a और d का मान निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको घटा दो, माइनस माइनस माइनस, a और a कट जाएगा, यहां से d और d भी कट जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कटेंगे। ये आपको क्या देगा, ये देगा p माइनस क्यू इंटू डी देगा। अब आप सॉल्व करके देख लें, पी डी माइनस डी और क्यू डी माइनस डी, तो माइनस डी तो कट जाएंगे, और ये आपका p माइनस क्यू इंटू डी आएगा इधर। इधर क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 1/q माइनस 1/p। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास आ गया p माइनस क्यू इंटू डी बराबर p माइनस क्यू बटे पी क्यू। अब देखो एक कंडीशन, अगर पीएथ पद q है तथा क्यूएथ पद 1/p है, तो pqth पद पूछा, तो हमको ये तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहां एक कंडीशन लिख लो ताकि डाउट ना रहे, p इज नॉट इक्वल टू q, p और q का मान बराबर नहीं है, वरना सवाल पूछने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू तो अब कट जाएंगे, तो आपका d क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 1/pq आ जाएगा। d क्या निकल गया आपका, 1/pq आ गया। ये है आपका d। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, d बन गया। अब ये d आ गया है तो a निकालना है, किसी भी समीकरण में डालो, तो a प्लस मान लेता हूं मैं p माइनस 1 इंटू डी की जगह मैंने डाल दिया 1/pq और बराबर 1/q मुझे दे रखा है। सॉल्व करोगे तो आएगा a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q, ये घट जाएगा, तो आपके पास a का मान भी कितना आया, मजेदार बात 1/pq ही आया a भी। अब आपसे क्या बोला गया है कि आप एपी का कौन सा पद निकाले, पीक्यूएथ टर्म निकाले। तो आपको एपी का पीक्यूएथ टर्म निकालना है, मतलब टी पी क्यू जो होगा वो होगा ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना आ गया आपका 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/pq। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/pq प्लस 1 माइनस 1/pq, ये और ये कट जाएंगे और आपका आंसर कितना आएगा 1। तो आपका जो pqth पद आएगा वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। सिंपल होता है एपी, खैर एपी आपको बहुत अच्छे से आता भी है ना, तो अपन तो सिर्फ सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यदि किसी
यदि किसी एपी में A2 प्लस A5 माइनस A3 बराबर 10 तथा, ठीक है, A2 प्लस A9 बराबर 17 हो, तब उस एपी का प्रथम पद व सार्व अंतर ज्ञात करें। ये सवाल आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो वीडियो पॉज कर नहीं सकता, मुझे तो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, अच्छा ये A2 A5 A3 आप समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्या होगा आपका, ये आपके टर्म्स हैं, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म और नाइन्थ टर्म। तो उसने जो हमें दिया है उससे पहले समझो कि उसने हमसे बोला कि A2 प्लस A5 माइनस A3 बराबर हमको दिया गया है 10, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो उसने हमें दी है उसमें उसने बोला A2 प्लस A9 जो आएगा दैट इज गिवन टू अस एज 17, मतलब वो हमें 17 दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, एपी का प्रथम पद मान लेते हैं। एपी का प्रथम पद आप क्या मानोगे, जो हमेशा मानते आए हो A, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, D मान लिया। तो A2 क्या होगा, A2 आपका होगा A प्लस डी, बोलो हाँ या ना, चेक कर लो फटाफट। A प्लस डी सेकेंड टर्म है, एक कम लिखना है ना, A प्लस डी प्लस फिर A5 क्या होगा, ऐसे ही आपका A प्लस 4D होगा, माइनस A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा, बराबर 10 होगा। तो इस इक्वेशन को एडजस्ट करो तो क्या आ जाएगा, A 2A में से A गया तो A बचा, D और 4D 5D में से 2D गया तो 3D बचा, तो A प्लस 3D बराबर आपको 10 दे रखा है। A प्लस 3D बराबर आपको क्या दिया है, 10 दिया है, 4 माइनस 2 और 2, ठीक है, ओके। ये आपका A प्लस 3D आ गया। फिर आपको क्या दिया, A2 का मतलब हो गया A प्लस D, एक रिलेशन आ गया हमारे पास, A प्लस D प्लस A प्लस 8D बराबर 17। तो यहां से आपकी इक्वेशन आएगी 2A प्लस 9D बराबर 17। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशनों को हल कर दो और A और D का मान निकाल दो, वही पूछा है उसने। तो आपका सवाल आ गया 2A प्लस 9D बराबर 17, और आ गया A प्लस 3D बराबर 10। अब क्या करो, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या आ जाएगा, 2A साफ खत्म, यहां 6D आएगा, तो 9 माइनस 6D का मतलब 3D आएगा, बराबर ये 17 है, यहां आएगा माइनस का 20, तो 17 माइनस 20 का मतलब -3, तो D बराबर आ गया -1। अब D बराबर -1 किसी भी समीकरण में डाल लो तो आपका A जो आएगा वो आएगा 13 माइनस 3 10, तो आपका A आ गया 13 और D आ गया -1। तो बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एपी में pth qth rth पद क्रमशः A B C हो, ठीक है, pth qth rth पद क्रमशः A B C हो, तब सिद्ध करें कि A टाइम्स ऑफ Q माइनस R प्लस B टाइम्स ऑफ R माइनस P प्लस C टाइम्स ऑफ P माइनस Q बराबर 0 होगा। ये आपको सिद्ध करना है बेटा, ठीक है, कि अगर आपका किसी भी एपी का pth qth और rth टर्म A B और C हो तो आपको सिद्ध करना है कि A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सिंपल सॉल्यूशन है बेटा इसका, तो है ना, इसके सॉल्यूशन में ज्यादा दिमाग लगाना मत। मान लो प्रथम पद, अब ए मत मान लेना क्योंकि ए तो आपने pth टर्म बोला है ना, तो ऐसे नहीं कि हर बार ए ही मानना है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैंने कहा माना प्रथम पद
एल है तथा सार्व अंतर, ठीक है। ये सिर्फ हमको लिखने की प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि ये टीचर का काम है लिखना ना। सार्वंतर डी है, नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि सर पूरा लिख के ही नहीं हो, ठीक है। सार्वंतर डी है, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, सबसे पहले दिया है आपको टीपीएच, पीएथ टर्म यानी टीपी, तो टीपी आपका आएगा एल प्लस पी माइनस वन, है ना, पी माइनस वन इंटू डी, और ये आपको दिया गया है ए। फिर आपको टी क्यू दिया गया है, वो क्या है, एल प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू बी। और फिर आपको टी आर दिया गया है एल प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये आपको दे रखा है सी। क्लियर, ओके। अब क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है और ये 3 है। पहले दोनों को घटाओ, 1 माइनस 2 करो। 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा P माइनस क्यू, और यहां आ जाएगा साथ में D बराबर, यहां आ जाएगा A माइनस बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ P माइनस क्यू क्या होगा, वो आपके पास आएगा A माइनस बी बाई डी। ये आपका पहला पार्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपसे अगर मैं पूछूं Q माइनस आर क्या होगा, तो Q माइनस आर आएगा B माइनस सी, और ऐसे ही अपन निकाल ले R माइनस पी। R माइनस पी है ना हमारा, हाँ है, R माइनस पी, तो आपका R माइनस पी आ जाएगा C माइनस ए बाई डी। ये लीजिए, ये निकाल लिया। अब जिसको प्रूफ करना है वो लिख लो। आपको प्रूफ करना है A टाइम्स ऑफ P Q माइनस आर। Q माइनस आर क्या है आपका, ये है B माइनस सी बाई डी, ठीक है जी, प्लस B टाइम्स ऑफ R माइनस पी। R माइनस पी कितना है, C माइनस ए बाई डी प्लस सी, और फिर आपका है P माइनस क्यू यानी A माइनस बी इंटू डी। इसका मान 0 निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, A बाई डी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस A माइनस बी, ये सब खत्म हो जाएंगे, बचा क्या, 0, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। तो AP के लिए इतना मुझे लगता है, आई होप इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अभी इसके आगे की कहानी करते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं AP के n पदों का योग, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ रखा है, तो इंग्लिश में लिख देता हूं ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला खैर सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक बार डिराइव कर लेते हैं उसको फटाफट, उसके बाद आगे करेंगे। तो कहा मैंने, माना, या आप उसको ऐसे लिखो बेटा कि अगर a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, कहां तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर ये AP में है, ठीक है। ये किस में होंगे, ये AP में होंगे, जहां प्रथम पद क्या है, A, और सार्व अंतर कितना है, D है, ठीक है ना। तो A प्लस डी, A प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास आया। तो इसका Sn क्या होगा, इसका Sn निकालें अगर, तो Sn होगा A प्लस डी, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आएगा A प्लस 2d, A प्लस 3d, ठीक है ना। ऐसे कहां तक जाएगा, आगे तक जाएगा। मैं पीछे से भी 3 पद लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर मैं ले लेता हूं A प्लस n माइनस 3d प्लस A प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nवां पद, n माइनस वां पद और n माइनस 2 वां पद आ गया। और हम इन सबको जब योग कर रहे हैं तो हमने उसका नाम क्या रखा, Sn रखा, ठीक है। उसका नाम हमने Sn रख दिया। अब आप इसका जब योग निकालने वाले हैं ना, तो देखो क्या करो, फिर से Sn लिख लो, लेकिन अब की बार क्या करो, इस सीक्वेंस को उल्टा लिख दो, इसको क्या कर दो, पूरा उल्टा करके लिख दो। तो आप पहला पद जो लिखेंगे वो लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। दूसरा आप क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तीसरा लिखेंगे A प्लस n माइनस 3 इंटू डी।
प्लस एंड सो ऑन, और यहां लिखेंगे आप a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 2d, तीन ही टर्म लिखना है, a प्लस 2d प्लस a प्लस d और प्लस ऑफ a। यानी मैंने सीक्वेंस में क्या करा, एग्जैक्टली उल्टा लिख दिया है ना, घुमा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इनको जोड़ोगे ना तो आपको यहां मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ Sn। यहां आपको क्या मिलेगा, घटा मत देना, शून्य हो जाएगा, और होना भी था ना, सेम ही है, तो आपने जोड़ दिया, जोड़ते ही आपको 2Sn मिल गया। अब यहां क्या आएगा, ये पद इस पद के साथ जोड़ो तो आपको मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला, ये हो गया आपका। फिर इसको जोड़ो इसके साथ, तो a और a तो 2a हो जाएंगे यहां पर, है ना, और n माइनस 2d में एक d और जोड़ रहे हो तो एक कम हो जाएगा, तो n माइनस 1d हो जाएगा बेटा ये, प्लस फिर जोड़ोगे तो ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जोड़ना है, इससे जोड़ना है, तो आपका आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, और ऐसे चलते चलते यहां पर भी वही होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारे के सारे क्या आ गए आपके, जुड़ के आ गए। और मजेदार बात यह है कि यहां से आपको एक रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो क्या, कि अगर आप एपी के पदों को ले लेते हैं ना, ठीक है, और एपी के पद आप इस तरीके से चुनते हैं कि उनकी जो स्थिति है, रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड, अगर समान है, जैसे मान लीजिए आपने प्रथम से तीसरा पद चुना और अंत से भी तीसरा पद चुना, ठीक है, और इन दोनों पदों को अगर आप जोड़ोगे, वो जोड़ हमेशा किसके बराबर आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी हैव। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो यही है, क्या, कि अगर आपने एपी ले ली है, उस एपी में आपने दो ऐसे पदों को चुना, ऐसे क्रमशः दो पद आप चुन रहे हैं जिनकी स्थिति कहां से, स्टार्टिंग से और एंड से सेम आ रही है, तो उनका योग जो है वो कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या करोगे, अच्छा कुल पद कितने थे आपके पास, n पद थे, तो ये जो आपका टर्म आ रहा है ये कितनी बार आया होगा, n बार आया होगा। तो आप यहां लिखोगे अगले स्टेप में 2Sn बराबर n और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इससे Sn आपका निकल के आ गया n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लो, पहला फॉर्मूला तैयार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, आई होप आपने प्रूफ भी किया होगा। मेरा फर्ज था, मैंने एक बार करके दिखा दिया, बाकी आपको पहले से आता होगा। ठीक है, अच्छा इस Sn के फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूं, देखो n/2 लिखा मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लिया मैंने इसको। तो ये क्या है आपका, ये आपका nवां पद है, तो आपका Sn का एक फॉर्मूला ये बनेगा n/2 और a प्लस और ये tn, मतलब जो आप n ले रहे हैं, या इसको कई बच्चे जो है ना याद आपको अगर करवाया गया हो तो इसको ऐसे याद करवाया गया है इस फॉर्मूले को, Sn बराबर n/2 और a प्लस l को बोला गया लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। अब यहां पर आपको क्या क्या करना है, यहां आपको मालूम है a क्या है, a आपका प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपको योग का फॉर्मूला चाहिए, किसके, एपी के योग का फॉर्मूला, तो आपको बेसिकली दो फॉर्मूलों पर वर्क करना है। वो दो फॉर्मूले कौन से हैं, पहला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn बराबर n/2 a प्लस tn। तो प्रथम और अंतिम पद अगर आपको दे दिया जाए तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये आपने डायरेक्ट निकाल लिया है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले कर लेते हैं, फिर अपन इसके सवाल करते हैं। पीटीआर में पॉइंट्स टू रिमेंबर, पीटीआर का मतलब क्या है, याद रखने योग्य बिंदु। उसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग सदैव n में एक द्विघात
व्यंजक होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। एपी के n पदों का योग सदैव n में एक द्विघात व्यंजक होता है जिसका कांस्टेंट टर्म शून्य हो, जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो, शून्य हो, है ना। दैट इज Sn आपका हमेशा किसके रूप में आएगा, Pn स्क्वायर प्लस Qn के रूप में आएगा। Sn हमेशा क्या आएगा, Pn स्क्वायर प्लस Qn के रूप में आने वाला है। और ये P और Q क्या है, ये रियल नंबर है, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और N आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। इस पूरे चैप्टर में आपका क्या है, N जो आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड अदरवाइज। इसका मतलब अगर आपको जब तक बोला नहीं गया हो तब तक आपका ये अलग ही आएगा, मतलब नेचुरल नंबर ही रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको Sn का फॉर्मूला याद है बेटा, तो n/2 आ गया, है ना। और यहां पर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप इसको जब खोलोगे, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको अंदर जब ले जाओगे ना तो ये क्या बनेगा, देखो 2an बनेगा प्लस n इंटू n माइनस 1 d/2 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2an प्लस ये आ जाएगा n स्क्वायर d/2 और माइनस का n d/2। फिर आप इसको और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर d/2 प्लस, ठीक है, n स्क्वायर d/2 प्लस, और यहां से आपके पास जो आएगा उसमें अगर आपने क्या कर लिया, n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2a माइनस d/2, ऐसा कुछ करके फॉर्म बन गया बेटा। तो देखो ये आप p मान लो और इसे क्या मान लो, q मान लो, तो क्या ये आ गया Pn स्क्वायर प्लस Qn के रूप में, हाँ या ना। तो आपको जब भी AP का n पदों का योग मिलेगा वो n पदों का योग आपका क्या होगा, वो हमेशा किस रूप में आएगा, Sn बराबर Pn स्क्वायर प्लस Qn के रूप में आएगा। ठीक बात है, और ये आपको याद रखना है Sn का वैल्यू। इन जनरल ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है, ठीक है। एक तो ये रूल हो गया। सेकंड रूल, इसका बहुत काम होने वाला है बेटा। Tn जो आएगा, मान लो मुझे nवा पद निकालना है AP का, तो AP का nवा पद, एक तो आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको दिया जाएगा तो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। और ये भी जानते हैं कि वो जो व्यंजक आएगा वो n में क्या होगा, रेखीय व्यंजक होगा। लेकिन अगर वो नहीं दिया है और आपको सिर्फ योग दिया है तो आप उसे लिख सकते हैं Sn माइनस 1। Tn जो आएगा वो क्या आएगा, Sn माइनस 1, ठीक है। अच्छा, n का वैल्यू अगर नेचुरल होगा ना तो S0 गड़बड़ कर जाएगा, तो S0 का मतलब कुछ है नहीं, वहां पर कोई भी पद नहीं है, तो आप जब T1 डालोगे तो S1 ही आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ भाई, आपने कहा Sn का मतलब क्या है, आपका T1 प्लस T2 सेकेंड टर्म जोड़ो, फिर तीसरा टर्म जोड़ो, एंड सो ऑन, nth टर्म तक जोड़ दिया। फिर जब आपने Sn माइनस 1 कहा तो आप पहले n माइनस 1 पदों को जोड़ रहे हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। और यहां पर ऐसे लिख लो कि ये आ गया इधर प्लस के बाद Tn माइनस 1 और आप Tn माइनस 1 तक जोड़ रहे हो। जब इन दोनों को घटाओगे ना तो आपको मिलेगा Sn माइनस 1 और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ही क्या, Tn। तो जब कभी भी आपको योग का फॉर्मूला दे रखा हो तो आप Tn निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सेकंड, कि Tn क्या होता है, Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि AP का प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यदि Sn बराबर Pn स्क्वायर प्लस Qn है, तब इस AP का सार्व अंतर, इस AP का सार्व अंतर यानी D निकालना है, सार्व अंतर D बराबर P/2 होगा।
सॉरी, सारवंतर 2p होगा, मतलब ये जो आपका यहां आ रहा है ना उसको आप डबल कर लेंगे, 2p होगा। और प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद आपका S1 होगा, S1 होगा। प्रथम पद तो आप डायरेक्ट निकाल लो, n की जगह 1 रख के। n की जगह 1 रखने का मतलब क्या हुआ? पहले पद का योग, तो वो खुद ही पद ही है अपने आप में। S2 का मतलब क्या है? दो पदों का योग है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो क्या, जैसे मैंने कहा S2 निकालो, S2 कितना आएगा इसी केस में बताओ? S2 आ जाएगा आपका 4p + 2q। अच्छा S1 क्या आएगा? S1 आपके पास आएगा, वो आ जाएगा p + q। बोलो यहां तक की बात क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, S2 का मतलब क्या था? S2 का मतलब था T1 + T2, सही बात। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था T1। तो आपको क्या करना है? अगर T2 निकालना है तो आप S2 - S1 कर दो। तो S2 - S1 करोगे, क्या मिलेगा आपको बेटा? आपको मिलेगा 3p + q। ये आपका जो निकल के आएगा ये क्या होगा बेटा? ये T2 होगा। और T1 क्या दे रखा है आपको? T1 दे रखा है आपको p + q। अब आप अगर D बोलोगे तो मैं D क्या बोलूंगा? T2 - T1 बोलूंगा। बोलो हाँ या ना? T2 - T1 होगा। और उसको अगर घटा देते हैं तो अपन को क्या मिलेगा? 2p मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर आपका इस तरह का योग का फॉर्मूला है तो आपका जो सार्व अंतर आएगा वो आएगा D = 2p, यानी इसके गुणांक का एग्जैक्टली डबल। ठीक है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं, इसलिए मैं ये रूल्स लिखा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, यदि एपी में दो पदों का चुनाव, दो पदों का चुनाव इस प्रकार हो कि एक पद की स्थिति प्रारंभ से व दूसरे पद की स्थिति अंत से समान हो। ठीक है, बेसिकली हिंदी में मैंने क्या लिखा है? यदि एपी में दो पदों का चुनाव इस प्रकार हो कि एक पद की स्थिति प्रारंभ से व दूसरे पद की स्थिति अंत से समान हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमने दो नंबर चूज किए हैं और दोनों नंबरों में क्या है? एक की स्थिति आपका स्टार्ट से और दूसरे की स्थिति एंड से इक्वल है। मतलब पहले से तीसरा पद, अंत से भी तीसरा पद, या पहले से चौथा पद और अंत से भी चौथा पद अगर आपने लिया, तब उनका योग सदैव 2a + n-1 × d होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट हिंदी में लिखने में क्लियर नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, मैंने लिखा a1 + a2 + a3 + and so on an-2 + an-1 और +an लिख लिया बेटा। तो अगर आप जोड़ रहे हैं किसको? अगर आप जोड़ रहे हैं a1 + an को, या आप जोड़ रहे हैं a2 + an-2 को, या आप जोड़ रहे हैं a3 an- सॉरी ठीक है, इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ दो, या इसको और इसको जोड़ दो। इन सब का जो फॉर्मूला आएगा वो एक ही आएगा, 2a1 × d। ठीक है, ये अपने कितने पॉइंट हो गए? 4। चलिए, तो ये 4 पीटीआर अपन को याद रखने हैं। अब इस पर कुछ सवाल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इस पर आगे की चर्चा बनाएंगे बेटा। ठीक है,
तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि a बराबर 5, मतलब प्रथम पद है ना, तथा nवा पद जो है वो है 45। a बराबर यानी प्रथम पद 5 है तथा nवा पद 45 है, तथा प्रथम n पदों का योग 400 है। प्रथम n पदों का योग क्या है? 400 है। तब पदों की संख्या ज्ञात करें। तब पदों की ठीक है, ये सवाल है कि यदि a बराबर 5 है तथा आपका nवा पद जो है वो 45 है और प्रथम n पदों का योग जो दे रखा है वो 400 दे रखा है, तो आपको क्या करना है? आपको बताना है कि उसमें कुल कितने टर्म्स होंगे बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, एक तरीका तो ये है कि आप Sn बराबर समझो, यहां आएगा आपको n/2, प्रथम पद आपको दे रखा है 5 और nवा पद आपको क्या दे दिया? 45, और ये जो वैल्यू दी गई है ये आपको किसके बराबर दे दी गई है बेटा? 400 के। सिंपल सा फॉर्मूला है, a आपको दे दिया है, Sn आपको दे रखा है, Tn आपको दे रखा है और Sn भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको मिल गया Sn बराबर दिस। तो यहां से आपका ये बनेगा n 45 + 50 यानी 25n बराबर 400। तो आपका n बराबर कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। सिंपल सवाल था ये तो, है ना? सिंपल था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि AP का TP बराबर 1/q, यानी pth टर्म क्या दिया मैंने? 1/q। ये सवाल अभी अपन ने किया था, है ना? वह TQ दे दिया 1/p, तब SPQ ज्ञात करो, मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट PQ टर्म ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब आई होप अगर आपको याद हो, ये सवाल जब अपन ने किया था तो अपन ने लिखा था कि भाई अगर TP दिया है तो वो आपका होगा a + p - 1 × d, दैट इज इक्वल्स टू 1/q। फिर TQ दिया था मैंने आपको क्या? a + q - 1 × d, ये आपका आ गया था 1/p। समझ में आ रही है मेरी बात? और इसको जब अपन ने सॉल्व किया था, हालांकि आपको अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा पीछे, तो मैंने इसमें a भी निकाला था, a मेरा 1/pq आ गया था, और d भी निकाला था, वो भी मेरा 1/pq आ गया था। तो a और d मेरे दोनों निकल गए थे। ठीक है ना? अब क्या होगा कि जब आपके a और d निकल गए हैं तो आपसे मैंने पूछा SPQ क्या होगा, तो SPQ समीशन ऑफ PQ वो होगा PQ/2। ठीक है, और अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2a वाला, तो 2a यानी 2/PQ प्लस n-1 यानी PQ - 1 इंटू d, d इज वॉट? 1/PQ। ये फॉर्मूला आपको याद है ना? SPQ का क्या होगा? PQ/2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a। अब a कितना है? 1/PQ और d भी 1/PQ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? ये SPQ बराबर PQ/2 और ये आएगा आपका 2/PQ प्लस 1 माइनस 1/PQ। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा SPQ बराबर PQ/2, 2/PQ माइनस 1/PQ यानी 1/PQ प्लस 1। बोलो यहां तक क्लियर? तो SPQ कितना आ जाएगा आपका? SPQ आ जाएगा, यहां से अगर अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका PQ प्लस 1/2। ये आपका फाइनल आंसर। तो SPQ क्या आएगा आपका? PQ प्लस 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी AP का SN, ठीक है, यदि किसी AP का SN हमको दे रखा हो 6n² प्लस 8n,
तब एपी ज्ञात करें। क्या करें? एपी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपको दिया गया किसी एपी का एसएन दे दिया 6n स्क्वायर प्लस 8 और आपसे बोला गया है तब एपी ज्ञात करें। अब एपी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक बात। तो आप देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो एसएन लिख लो पहले। तो एसएन में एक तरीका है कि इसे लिख लो 6n स्क्वायर प्लस 8n। अब मैंने आपसे क्या बोला? अगर आप S1 निकालोगे ना तो S1 हमेशा किसके बराबर होगा? T1 के बराबर होगा। S1 का मतलब क्या हुआ? एक पद का योग, तो वो पद अपने आप स्वयं खुद होगा। तो जब S1 बराबर T1 अपन बोलते हैं तो आपका जो पहला पद आने वाला है वो 14 आएगा। S2 का मतलब आप क्या बोलोगे कि वो T1 प्लस T2 है, क्या है ना? और S2 यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 24 प्लस 16, यानी ये आ जाएगा 40। अब इसका मतलब ये हुआ कि T2 क्या होगा? T2 जब आप निकालोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 40 माइनस 14। भाई T2 का T1 प्लस T2 अगर 40 आ रहा है तो T2 कितना आएगा आपका? 40 माइनस 14। तो 40 माइनस 14 का मतलब कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 26। तो T2 26 आया। तो आपका जो T1 आ रहा है वो आ रहा है 14, T2 आ रहा है 26। तो आपका A तो पता चल गया है 14 और D आपका आ गया है कितना? 12। तो आपकी जो AP है वो आप क्या बनाना है? AP ज्ञात करनी है। तो आपकी पहली 14, फिर आएगा 26, अब इसमें 12 जोड़ते चले जाओ तो ये आ जाएगा अगला 38 एंड सो ऑन। ये एक मेथड हो गया, है ना? ये बहुत सिंपल मेथड है, लॉजिकली भी क्लियर है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे, ये रहा Sn माइनस करके Sn माइनस 1, यही आपका Tn बनता। तो आपके पास ये था बेटा 6n स्क्वायर प्लस 8n माइनस यहां क्या था? 6 ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 बराबर अपन ने क्या लिख दिया? Tn लिख दिया। ये इसका पारंपरिक मेथड है। बेसिकली ये करना चाहिए, हमने यहां शॉर्टकट मारा है। तो ये क्या बनेगा आपका? देखो 6n स्क्वायर प्लस 8n माइनस, अब इसको खोल देता हूं मैं तो फटाफट बनेगा ये 6n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 6, 6n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 6 और यहां आएगा प्लस का 8n और माइनस का 8। ये आपका Tn है ना? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो 6n स्क्वायर से 6n स्क्वायर कट जाएगा, 8n से 8n कट जाएगा। ठीक है, और आपका जो Tn निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 12n और प्लस 2। लो आपका आ गया, है ना? Tn। अब n का वैल्यू 1 डालो 14 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 डालो, ये लो आपका Tn निकल के आ गया। ये बिल्कुल क्लियर है। इसका एक और तरीका भी था, अपन दोनों मेथड्स को मिक्स कर लेते। Sn दे रखा है तो देखो Sn आपको क्या दिया है? Sn दिया है 6n स्क्वायर प्लस 8n। तो मैं सीधे सीधे बोल देता कि इस AP का D जो है ना वो 12 है। अभी अपन ने रूल पढ़ा था कि भाई n स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका डबल करोगे तो आपको AP का क्या मिल जाएगा? सार्वंतर मिल जाएगा। तो D बराबर आपको क्या मिल गया है? 12 मिल गया है। ठीक बात है यहां तक? ओके। इसके बाद S1 निकाल लो। S1 निकालोगे तो वो 14 होगा, वही आपका T1 है। लो आपका A आ गया और D आ गया, आपकी AP तैयार। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि 1 से 100 के मध्य स्थित उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 1 से 100 के मध्य स्थित उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 2 या 3 से भाज्य हो। ठीक है, अब ये सवाल देखो क्या है। 1 से लेके 100 के मध्य स्थित उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो क्या कर रहे हो? या तो 2 से भाज्य हो या आपके किससे भाज्य हो? 3 से भाज्य हो। अब इस सवाल में है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो क्या है, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि 1 से 100 में है
अगर मैं स्टार्ट करूं, मान लो जो इसका क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, तो 2 से भाज्य वाली बात कर रहा हूं मैंने, इवन नंबर 2 से भाज्य। तो आपका जो नंबर होगा उसमें पहला नंबर जो आएगा फर्स्ट टर्म वो 2 होगा, आपका कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा, और आपका लास्ट टर्म जो होगा क्या वो 100 होगा? बोलो हाँ या ना भाई। लास्ट टर्म तो 100 है ना, 2 से भाज्य तो वो भी है। तो 2 से भाज्य में आपकी जो सीरीज चलेगी क्या वो 2, 4, 6, 8, 10 वाली चलेगी? और कहां तक जाएगी? या 100 तक जाएगी। तो बताओ कुल पदों की संख्या कितनी? आप बोलोगे सर कुल पदों की संख्या आएगी 50। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो 100 इज इक्वल्स टू a यानी 2 प्लस n-1 मुझे निकालना है, और d का मान भी 2 है। ये 2 और 2 कटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 50। और यहां क्या होगा? 1 प्लस n-1 होगा, तो n बराबर 50 आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 50। तो इनके कितने आएंगे? 2 से भाज्य संख्याओं का जो योग आएगा उसमें अपन 50 पदों को योग कर रहे हैं। पहला पद आपका 2 है और आखिरी पद 100 है आपका। ये आएगा आपका 2 से भाज्य संख्याओं का योग, है ना। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 102 यानी 51 इंटू 50। इसका मतलब ये हो गया 0, 5, 25, 2550। यानी 1 से लेके 100 के मध्य 2 से भाज्य होने वाले जितने भी पूर्णांक हैं, यदि अब हम उनको जोड़ दें तो उनका योग आएगा 2550। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए करते हैं। अब अपन बात करें 3 से भाज्य वाले के लिए। 3 से भाज्य वाले में क्या होगा कि आपका a 3 होगा, ठीक है, d भी 3 होगा, और l आपका 99 आएगा, क्योंकि 99 ही वो लास्ट टर्म होगा जो 3 से भाज्य हो सकता है। तो आप बोलोगे कि सर इस केस में अगर अपन लास्ट टर्म 99 ले रहे हैं तो 3 प्लस n-1 इंटू 3 ले लो, 3 3 काटोगे तो 33 बराबर n, यानी n आपका कितना आ जाएगा? 33। तो आपका योग क्या आ जाएगा? 33/2, और फर्स्ट टर्म कितना है? 3, लास्ट टर्म कितना है? 99 आएगा। ठीक है ना, ये हमेशा सेम ही आने वाला है क्योंकि सेम पोजीशन पे लोगे बेटा, है ना। तो ये आपका 102 आ गया, तो यहां आएगा 51 इंटू, ये 102 को 2 से काट दिया ना, और 33, तो ये आपके पास आ जाएगा 153 है ना, 3 5 3 8 6 1683 1683। तो 2 से भाज्य वाली संख्याएं मिल गई और 3 से भाज्य वाली संख्याएं मिल गई। हमने क्या बोला था? 2 या 3। और अगर आपको याद हो मेरा पहला लेक्चर, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब कभी भी मैथ्स में कहीं पर या आता है तो योग भी हो रहा है। संगठन तो होता ही होता है, यूनियन तो होता ही होता है, वहां योग होगा, तो इसका मतलब मुझे जोड़ना पड़ेगा क्या? 2550 और प्लस में 1683 को जोड़ना पड़ेगा। इससे आपका आएगा 3 3 2 4। बट ये राइट आंसर नहीं है बेटा। अब क्यों नहीं, उसका कारण समझो। जब आपने 2 से भाज्य संख्याओं का निकाला होगा ना, तो उसमें कई ऐसी संख्याएं भी थी जिनको आपने 3 से भाज्य में निकाल लिया। देखो कैसे, जैसे 12 है तो 12 यहां पर भी जुड़ा होगा और 12 इसमें भी जुड़ा होगा। मैं दोनों को अलग अलग नहीं जोड़ना चाहता, मैं क्या चाहता हूं कि ऐसी संख्या जो 2 या 3 से भाज्य हो। तो इसका मतलब मुझे वो सारी संख्याओं को अब घटाना भी पड़ेगा जो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो रही हैं, क्योंकि वो इसमें भी काउंट हो गई और वो इसमें भी काउंट हो गई। भाई जैसे मान लो 6 है, तो 6 को ये भी भाग दे रहा है और ये भी भाग दे रहा है, तो आपने योग में उसको 2 बार काउंट किया। 2 बार काउंट नहीं करना है, काउंट कितनी बार करना है? 1। हम चाहते हैं वो सारे अंक हम उठा लें जो या तो 2 से भाज्य हो या 3 से भाज्य हो। तो हमने क्या करा, इसमें 6 उठाया, इसमें भी अंक 6 उठाया, तो 6 हमने 2 बार क्या कर लिया? जोड़ लिया। 1 बार घटाना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हमें 6 से भाज्यों को ढूंढना है। 6 से भाज्य को ढूंढने के लिए पहला अंक जो आपका आएगा वो तो 6 ही होगा, और आपका जो लास्ट टर्म होगा वो 96 होगा, और आपको इसके बाद क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी आपका 6 होगा, तो आप क्या बोलोगे? 96 इज इक्वल्स टू 6 प्लस n-1 इंटू 6। अब ये 6 काटोगे ना तो ये कितना आ जाएगा आपका? n बराबर 16, यानी 16 टर्म है। तो आपका जो योग आएगा वो आएगा 16/2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म आपका 6 और लास्ट टर्म 96, तो ये आपका आ गया 51 इंटू 16, सॉरी 51, हाँ इंटू 16, तो 16 एकम 16, 6।
और 16 पंजे 80 यानी 816। तो आप क्या करो, फाइनल आंसर में 4233 में से 816 घटा दो तो ये आएगा 7, ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1, और ये आएगा 3417। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 3417। इसमें आपने क्या करा, 2 से भाज्य वाली संख्याओं को अलग से निकाल लिया, 3 से भाज्य वालियों को अलग निकाल लिया, और प्रॉब्लम क्या थी कि 6 से भाज्य वाली थी वो इसमें भी काउंट हो गई और इसमें भी काउंट हो गई, तो उसे एक बार हमने घटा भी दिया। तो हमारा फाइनल आंसर इसका 3417 होगा, 4233 नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, आगे तक, जहां तक भी ये जा रहा है, ठीक है, बराबर इनका जो योग आ रहा है ना बेटा, वो योग आ रहा है 300, तब एपी के पदों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब पहले तो अपन को एपी बना लेनी चाहिए क्योंकि एपी डायरेक्ट दिख नहीं रही है, तो अपन ट्राई करते हैं इसको। पहला पद है आपका 20, फिर क्या आ रहा है 58/3, ठीक है, फिर आ रहा है 56/3, तो फिर अगला आएगा 54/3, है ना, ठीक है, एंड सो ऑन, एन पद तक जा रहा होगा, एन टर्म तक जा रहा होगा, एन टर्म तक आ रहा होगा, और ये इसका योग दे रखा है हमें 300। ठीक है, अब हमें एन निकालना है बेटा। इसके लिए एन निकालने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, तो एन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ए बता दो कितना है 20, डी बताओ कितना है -2/3, है ना, 60 - 2 18, डी कितना है -2/3। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, और ये हमें दे रखा है 300। तो आप लिख लो जरा n/2, 2a यानी कि 40 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरा -2/3 बराबर 300 हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये n आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस n-1 इंटू -2/3, कैलकुलेशन ध्यान रखना, इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। यहां पर 3 एलसीएम ले लो और उधर भेज दो, तो n ये आ गया 120, और इधर भेजोगे ना तो ये आ जाएगा -2n प्लस 2, ठीक है, और 3 इधर जाएगा तो 1800 बना लेगा ये, और करो इसको तो 122n -2n² बराबर 1800, 2 हटा दो तो ये आ जाएगा 61n -n² बराबर 900। ठीक है साहब, तो आपकी समीकरण क्या बन गई, जल्दी बोलो, n² -61n प्लस 900 बराबर 0। ठीक है ना। अच्छा, हम्म, 35 और 26, इसका अगर गुणा करेंगे तो जोड़ तो 61 आ जाएगा, गुणा करके देखो 6 पंजे 30, 210, 10 6 7, ओके, अगर मैं इसे 35 कर रहा हूँ, इसकी जगह 36 करें और इसे 25 करें, फिर क्या होगा, ये भी तब भी 51 बनेगा, तो 0 15 75। ठीक है, तो आपका जो फैक्टर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपके फैक्टर यहां आएंगे n² माइनस 36 n -25n प्लस 900 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, है ना। तो n कॉमन लूंगा तो n -36
माइनस 25 कॉमन ले लूंगा तो n माइनस और ये 25 150, ठीक है, n माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आपका n का मान आ गया 25 और n का मान आ गया 36। अभी एक कंफ्यूजन है बेटा, एपी का आप योग कर रहे हैं, है ना। योग में दिक्कत क्या हो रही है कि आपको n बराबर 25 मिल रहा है और n बराबर 36 मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पहले 25 पदों का योग, अगर पहले 25 पदों का योग 300 हो गया तो फिर पहले 36 पदों का योग 300 कैसे होगा। यानी कि या तो आंसर n बराबर 25 सही है या n बराबर 36 सही है। और अगर हम ये बोले कि सर दोनों ही आंसर सही है तो यही गलत, मतलब ये गलत बात नहीं है। इसका कारण क्या है, देखो आपकी जो ये एपी है ना बेटा, ये डिक्रीजिंग हो रही है। अगर ये डिक्रीजिंग हो रही है ना तो क्या हो रहा होगा कि 20 आया होगा, फिर आपका 58/3 आ रहा होगा, फिर आपका 56/3 आ रहा होगा, एंड सो ऑन। अब पहले 25 पद निकालते हैं, पहले 25 पदों का योग ना, तो 25वां पद क्या होगा कि जब आप T25 निकालोगे ना, T25, तो आपका T25 आएगा A प्लस 24 इंटू डी, डी है आपका माइनस का 2/3। तो आप इसको काट दो, ये कितना आ जाएगा आपका 20 माइनस 16 यानी 4 आ जाएगा। तो ऐसे करते करते 4 आ जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 12/3 पहुंच जाओगे। मान लो 12/3 ही तो 4 आएगा, 8 दिए, 8 माइनस 16 4 आ गया, ठीक है। अब अगला पद क्या आएगा 12/3 के बाद वाला, बोलो 12/3 के बाद वाला पद आएगा आपका 10/3। यहां तक 25 पद हो चुके हैं, है ना, ये फर्स्ट 25 टर्म्स है आपके। फिर आपका आया 10/3, फिर आपका आया होगा बेटा 8/3, फिर आपके पास आया होगा कितना, 2 कम करना है तो 6/3, फिर आया होगा 4/3, फिर आया होगा 2/3, फिर आया होगा 0, फिर आया होगा माइनस का 2/3, फिर आया होगा माइनस का 4/3, माइनस का 6/3, माइनस का 8/3 और माइनस का 10/3। समझ गए मेरी बात। अब देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस जगह पर पहुंचूंगा तो मेरे कितने टर्म हो गए टोटल, 36 टर्म। फायदा क्या था, पहले 25 पदों का योग ही 300 आ गया था, जो हमारा आ गया था। लेकिन उसने जो n बराबर 36 दिया ना, उसका कारण क्या था कि उसके बाद अगर अपन और 11 पद जोड़ें तो इन 11 पदों का खुद का योग 0 हो रहा है। माइनस 10/3 और प्लस 10/3 कट जाएगा, 8/3 और 8/3 कट जाएगा। ऐसे ये 11 पद जो है ये खुद से क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। तो उसने बोला पहले 25 पदों का योग 0 आएगा, और अगर आपने उसके बाद 11 पद आगे बढ़ा दिया तो 11वां पद कंप्लीट होकर के जब आप 36 पर पहुंचोगे तब भी योग कितना रह जाएगा, 25 ही रह जाएगा। मतलब उसका योग 300 ही रह जाएगा, क्योंकि इन 11 पदों का योग तो खुद से क्या बन गया है, 0 बन गया है। ठीक बात है। तो इसका जो आंसर है वो n बराबर 25 है और n बराबर 36 है। चलिए, तो अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के उस भाग पे जहां हमको क्या करनी है, सवालों की प्रैक्टिस सेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला सेशन है, ठीक है। और पहला सवाल हमारा क्या है कि यदि 19 और 37 समांतर श्रेणी के छठे और 12वें पद हों तो T25 तथा S10 ज्ञात करो। देखो क्या दे रखा है सवाल में, क्या दिया है कि आपको दिया है T6। अब T6 का मतलब हो गया A प्लस 5D, और A प्लस 5D कितना दिया, 19 दे दिया। उसके बाद उसने क्या बोला, T12 यानी T12, ये आ गया आपका A प्लस 11D, और ये आपको दे दिया 37। क्या करोगे, दोनों को घटा दोगे। घटाने से क्या होगा कि A और A तो साफ हो लेंगे, और यहां आ जाएगा माइनस का 6D बराबर, यहां आएगा माइनस का 18। तो D बराबर 3, और D बराबर 3 डालोगे किसी भी समीकरण में तो A प्लस 15 बराबर 19, तो A बराबर अपने पास कितना आ गया बेटा, 4। तो हमको प्रथम पद पता चल गया 4 है, और सार्वंतर पता चल गया कि 3 है। अब वो क्या पूछना चाह रहा है हमसे, T25 हमारे लिए आसान हो गया। T25 अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो होगा A प्लस 24D। तो A कितना है अपने पास, A है 6th एंड 12th, सॉरी A करना है 4, तो 4 प्लस 24 इंटू 3, तो 72 और 4 76। तो ये एक आंसर तो आपका 76 आ गया बेटा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा S10 निकालना है तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, 10/2 2A प्लस 10 - 1
इंटू डी, यही आने वाला था। तो S10 लिखा दो, ये तो 5 हो जाएगा। 2a का मतलब हो गया 8 प्लस 9d यानी 27। तो S10 अपने पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 35, तो ये आएगा 5 175। तो दूसरा आंसर आपका S10 का कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक बात है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यदि समांतर श्रेणी के लिए tmवा जो पद है वो n है और tnवा पद जो है वो m है, तो tr और sm प्लस n बताना। ठीक बात है, सेम सवाल है बेसिकली, कोई ज्यादा चेंज ही नहीं है। tm बराबर मान लो a प्लस और m दिया है ना बेटा, तो ये आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे ही इसको बोलना है n, और tn दिया है हमें, तो tn हमारे पास आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आ जाएगा अपने पास m। तो दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, d कॉमन लेने से m माइनस n आ जाएगा बराबर n माइनस m आ जाएगा। चेक कर लो बेटा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ, ये तो कट जाएगा। यहां से देखो माइनस डी और प्लस डी वाला खत्म हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी, तो डी कॉमन लेते ही m माइनस एन और इधर से n माइनस एम, और m और n बराबर नहीं है तो आप d को क्या बोलोगे कि d माइनस 1 आएगा। तो आपका d निकल के आ गया, आप d रख दो उसमें, तो a माइनस एम प्लस 1, माइनस 1 रखा था ना, प्लस 1 बराबर n आ गया। तो a का वैल्यू जो आया वो आया मेरा m प्लस n माइनस 1। मैंने क्या करा, d का वैल्यू माइनस 1 रख दिया बेटा। अब d का वैल्यू माइनस 1 रखते ही क्या हुआ, आपका माइनस m और प्लस 1 हो गया, इसको इधर भेज दिया तो a बराबर m प्लस n माइनस 1 आ गया। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये a की वैल्यू है और वो d की वैल्यू है। क्या पूछा, tr को क्या बोलोगे, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो tr बोलो क्या आएगा, a रख दिया आपने m प्लस n माइनस 1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी क्या है, d माइनस 1 है। तो इसको सॉल्व कर लो, tr कितना आ जाएगा, m प्लस n माइनस 1 प्लस r, सॉरी माइनस है ना, तो ये बनेगा माइनस r और ये हो जाएगा प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो आपका tr आ जाएगा m प्लस n माइनस r, ये है आपका tr। अच्छा, sm प्लस 1 क्या होगा, वही सिंपल सवाल है, क्या s ऑफ m प्लस n निकालना है, तो वो बनेगा m प्लस n बाई 2a यानी 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। अब n माइनस 1 की जगह उसने हमें m प्लस n ही दिया है, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस 1। फॉर्मूला क्या लगाया, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये d में जो है ये माइनस 1 दिया था मेरे को, ठीक बात है, तो ये आ जाएगा आपका m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में, यहां से ले लो m प्लस n माइनस 1 कॉमन, तो यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, माइनस 1 बच जाएगा भैया, माइनस 1 ही बचेगा, तो आपका 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, तो आपका आ जाएगा m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक बात। थर्ड सवाल पर चले। यदि समांतर श्रेणी के पदों का योग, अच्छा इसमें करेक्शन है, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 293 है, तो S10 ज्ञात करो। समझ में आया सवाल? आपसे क्या बोला जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का, ये करेक्शन कर लेना, 3 पदों का, वरना कितने पदों का पता ही नहीं है। तो हमने कहा मान लेते हैं कि वो 3 पद हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, एपी में हम यही 3 पद मानते हैं, है ना। आगे नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा, अभी मैं अजम्पशन ऑफ टर्म से शुरू करूंगा, पर चलो सवाल आ गया तो कर ही लेते हैं। a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला इनका योग कर लो पहले, तो एक चीज और समझना, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, तो पहले योग करा, तो a माइनस डी प्लस a प्लस ऑफ a प्लस डी बराबर, उसने हमें 27 दिया, तो d और d कट गया, और यहां से मुझे मिला 3a बराबर 27। इससे मुझे प्राप्त हुआ कि a का मान मेरा 9 है। a मैंने निकाल लिया कि मुझे क्या मिल गया बेटा, 9 मिल गया ये। ओके, अब क्या करें, उन्होंने बोला कि उनके वर्गों का योग 293 है, यानी ये बोल रहा है कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है, ये कितना दिया है उसने, 293 दिया हमें।
ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास आ ही चुका है, तो ये आ जाएगा आपका, देखो क्या, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, यहां गड़बड़ कर दी ना, ये आएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस का 2AD बराबर 293। तो आपका ये 2AD और ये 2AD कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास है, तो आपका आएगा 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 293 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2d स्क्वायर बराबर 293 माइनस का 243, तो ये आपके पास आया 2d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका पास, 50। तो d स्क्वायर बराबर आएगा 25, विच इंप्लाइज आइदर d का वैल्यू 5 लो या d का वैल्यू -5 लो। अब उसने क्या बोला है, S10 ज्ञात करो। S10 तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि d की वैल्यू भी है आपके पास और a की वैल्यू है, तो S10 का एक वैल्यू तो आपके पास आएगा n/2 यानी 10/2, 2a यानी कि 18 प्लस n-1 यानी कि 9 इंटू d यानी 5, तो ये आपका होगा 9 पंजे 45, 10 55 63, तो ये आ जाएगा 10/2 और ये आएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 10वां है ना, तो 9 - 1 9 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 18 प्लस 45, 9 पंजे 45, ठीक है। और एक आंसर आप इसका क्या निकालोगे, 10/2 और ये आएगा 18 प्लस 9 इंटू -5। अच्छा, सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो अपना आ ही गया बेटा, अभी तो टर्म निकालना बाकी ना, टर्म माने हैं आपने, गड़बड़ देखो, अब d5 आ गया और d-5 आ गया है ना। अब अपन क्या करेंगे, पहले टर्म लिख लो बेटा, तो देखो a 9 आ रहा है, तो आपकी जो AP बन रही होगी ना, वो क्या बनी होगी, 4 9 - 5 से, फिर 9 और फिर 13, एक तो ये 3 टर्म हो सकते हैं, 9 और 4 13, सॉरी 5 है, तो 9 5 ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 9 4 13 14 27, या दूसरी होगी 4 9 और 4 14 9 और 4 की, ये 2 AP के है बेटा, इसका फर्स्ट टर्म a है 4, तो पहला जो S10 आपको निकालना है ना, उसमें फॉर्मूला लिखना 10/2 2a, a क्या है, 4 है, फर्स्ट टर्म तो है वो अपन ने a - d माना था, ध्यान रखना, तो अपना 4 आया, तो 4 का मतलब हो गया 8 प्लस n-1 यानी 9 और d कितना 5 ले लो, तो 45 और 8 53, तो ये आपका आएगा 530/2। और दूसरा S10 अगर आप निकालोगे, जब d को वैल्यू -5 लोगे, तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है, वो 14 है, तो आपका 10/2 28 प्लस 9 इंटू -5, तो S10 कितना आ जाएगा आपका 10/2 और यह आ गया -45, तो 28 और d रख लोगे कितना -45, इससे निकल जाएगा। बस a और d का ध्यान रखना, a और d क्या आने वाले हैं ना, उसके हिसाब से, भाई d क्या है -5 है, उस केस में आपका a जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो 14 चल रहा है, 14 - 5 9 -5, तो a ये है और a ये है, ये ध्यान रखना फर्स्ट टर्म है, जैसे a का वैल्यू 9 निकाला उससे मत चेक करना, इसको चेक कैसे करना, कुछ इस तरीके से चेक करना, जैसे ये आएगा आपका कितना S10 बराबर -17 आ जाएगा, तो -70/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए सवाल देखें क्या कह रहा है, यदि a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू a24 समांतर श्रेणी में इस प्रकार हैं कि a2 प्लस a5 प्लस a10, अच्छा वो ये कह रहा है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन a24 जब तो है ये आपका AP में है बेटा, ये क्या है, AP में है, ठीक बात। अब अगर ये AP में है तो क्या हुआ, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आपको एक रूल मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट से जितनी दूरी पर आप टर्म चूज कर रहे हैं
और बैक पीछे से भी उतने ही स्टेप पर आपको दूसरा टर्म मिलेगा, तो उनका योग हमेशा फिक्स है और वो योग होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उन्होंने सीक्वेंस क्या दिया, देखो a2 दिया और साथ में a23 दिया है, तो a23 लिख लिया मैंने, प्लस फिर a4 दिया, a5 दिया है, तो अगला टर्म उन्होंने a20 भी दिया, फिर a10 है और a15 है। ये सब बराबर दूरी पर है, इसलिए मैं इनको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लेना आप। जैसे आपने मान लो सीक्वेंस लिखा a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, है ना, तो यहां पर आप क्या करोगे, a5 भी ले लो, तो यहां से आप पीछे से चलो, a24 है, a23 है, a22 है, a21 है, a20 है, तो आप देखो a2 आपने लिया फर्स्ट से स्टार्ट से सेकंड टर्म, तो a23 लास्ट से सेकंड टर्म, इन दोनों का योग 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला योग कितना आने वाला है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आने वाला है, बात खत्म। अब a5 कहां है, पहले से 1 2 तीसरा चौथा पांचवा पद है, तो इधर से 1 2 3 4 और ये पांचवा पद, तो ये दोनों भी बराबर पे आएंगे, तो ये भी आपका जो सम देगा ये कितना देगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी देगा। ऐसे ही ये वाला भी क्या देगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी देगा, और ये हमें दे रखा है 300, ये हमें क्या दिया गया है, 300 दिया गया बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास आया 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 300 है, तो मुझे बोला गया कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए 100। अच्छा यहां मैं बता देता हूं, a क्या है, a1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 24 हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 23d बराबर आपको 100 मिल रहा है। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि 1 से लेकर 24 तक यानी सारे पदों का योग निकालो, a1 प्लस a2 से लेकर और कहां तक, a24 तक के सभी पदों का योग निकालना है हमें। तो S24 क्या होगा, S24 होगा 24/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a1 प्लस 23 इंटू डी, बोलो हाँ या ना। और 2a1 प्लस 23d का मान हमने निकाल लिया, वो कितना है 100, तो S24 बराबर 12 इंटू 100, यानी आंसर हो गया 1200। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये एक ही फॉर्मेट के सवाल है बेटा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an समांतर श्रेणी में है जिनका सारवंतर d है, तो m का मान ज्ञात करना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं ना। पहला सवाल क्या दे रखा है हमें, 1/√a1 प्लस 1/√a2 प्लस 1/√a2 प्लस 1/√a3 प्लस 1/√a3 प्लस 1/√a4 प्लस एंड सो ऑन 1/√an माइनस 1। नहीं मैंने गड़बड़ करी है, ऐसा है। फिर अगला क्या है, a2 a3 आ गया, फिर प्लस में √a3 a4। मैंने कहा इतना आसान सवाल कैसे दे दिया, प्लस ये दिया हुआ है बेटा। आई होप अब क्लियर है सवाल, है ना, ऊपर वाला फॉर्मेट यही है। चलिए अब देखो क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर दो। तो आप अगर ऊपर √a2 माइनस √a1 से गुणा कर दें तो नीचे क्या a2 माइनस a1 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर इसी को मैं ऊपर √a3 माइनस √a1 से गुणा करूं a2 से, तो नीचे वाला क्या मेरे को a3 माइनस a2 मिलेगा। ऐसे ही √a4 माइनस √a3 करूंगा तो क्या नीचे वाला मुझे a4 माइनस a3 मिलेगा, एंड सो ऑन। लास्ट वाला भी मुझे यहां पर तो मिलेगा √an माइनस √an माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, an माइनस 1 आएगा, बोलो हाँ या ना। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो a2 माइनस a1 है ना, ये AP की बात कर रहा है, तो क्या ये D है, बिल्कुल है। ये a3 माइनस a2 भी क्या होगा, सारवंतर यानी D ही होगा, ये भी D होगा और ऐसे ये भी D होगा। तो क्या करें, एक साथ 1/d बाहर निकाल दे, बचा क्या सवाल में, पहला टर्म √a2 माइनस √a1 बचा, दूसरा टर्म √a3 माइनस √a2 बचा, तीसरा टर्म √a4 माइनस √a3 बचा, लास्ट में जाके √an माइनस
रूट ऑफ an माइनस 1 बचा और ये बेचारे सब निमट लिए। आखिरी में जो मेरे पास आया वो आया रूट an माइनस रूट a1 और बटे में d। पर सवाल में तो हमें ये लाना नहीं है, सवाल तो कुछ और ही लाने के लिए कह रहा है हमसे। तो अपन क्या करते हैं, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। फिर इसे रैशनलाइज करता हूं तो ऊपर बनेगा an माइनस a1 और नीचे क्या आ जाएगा, जो d है ना उसे d ही रहने दो, उसको d को छेड़ना मत अभी। नीचे आपके पास आएगा रूट an और प्लस का रूट a1। बोलो यहां तक क्लियर। अच्छा an क्या है, nवा पद है, तो उसे लिखो जरा, क्या होगा, वो होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1 बटे में नीचे आएगा d और ये आ जाएगा रूट an प्लस रूट a1। तो a1 कट गया, d से d कट गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, n माइनस 1 अपॉन रूट a1 प्लस रूट an। अच्छा इन्होंने कुछ और ही पूछ लिया है, तो m का मान ज्ञात करो जिसके लिए, अरे लो m का मान पूछा है तो m का मान कितना आ रहा है इसके लिए, n माइनस 1। m की वैल्यू कितनी आ गई, n माइनस 1 आ गई। सिंपल सवाल था, ठीक बात है ना। अच्छा साइन डी था, सेक a1 सेक a2 है और ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा है सवाल। अगला सवाल भी देख ले ध्यान से, है ना। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं उसको लेके। सवाल कह रहा है नेक्स्ट हमारा कि हमको दिया गया है साइन डी और दिया गया है सेक a1 सेक a2 प्लस सेक a2 सेक a3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में सेक an माइनस 1 और सेक an। और a1 a2 a3 आपको किस में दे रखा है, आपको दे रखा है AP में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सवाल है। ये क्या लिखा है देखो ध्यान से, साइन डी लिखा है बेटा और नीचे ले लिया मैंने कॉस a1 कॉस a2 प्लस यहां भी लिखा है साइन डी और कॉस a2 कॉस a3 प्लस एंड सो ऑन, यहां लिखा है साइन डी बटे कॉस an माइनस 1 और कॉस an, ठीक है। अच्छा डी क्या है, डी है हमारा सारवंतर। तो आप क्या इस वाले पद को लिख सकते हो, साइन ऑफ a2 माइनस a1 बाय, यहां लिख लो कॉस a1 कॉस a2। क्या इसको लिख सकते हो साइन ऑफ a3 माइनस a2 डिवाइड में कॉस a1 कॉस a2 एंड सो ऑन, यहां आ जाएगा साइन ऑफ an माइनस 1 और यहां आ जाएगा कॉस ऑफ an माइनस 1 और कॉस ऑफ an। अच्छा फॉर्मूला याद है, साइन a माइनस बी बटे कॉस ए कॉस बी का, आपको बिल्कुल याद होगा। मैंने कहा था याद करना है तो बच्चों आप लोगों ने याद कर लिया होगा, इसी उम्मीद पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगला टर्म क्या देगा ऐसे प्लस में, tan ऑफ a3 माइनस tan ऑफ a2। ऐसे अगला क्या दे देगा, अगला कर लेंगे बाद में, माइनस tan ऑफ an माइनस 1। इन सब को जोड़ेंगे तो बेटा ये सब निकल लिए और रिजल्ट आएगा आपके पास tan ऑफ an माइनस tan ऑफ a1। और यहां पर कुछ और दिया था क्या उसने यही कहा कि m टाइम्स ऑफ tan a1 इंटू tan an है। मेरा क्या आया tan a1, तो यहां इंटू m करना है, यानी इसको कुछ नहीं करना है। ये जो दे रखा है ये इक्वल्स टू है m टाइम्स ऑफ tan a1 माइनस ऑफ tan an के, तो आपको m का मान माइनस 1 मिल गया। याद रखना ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन डिफरेंस का भी यूज करा और त्रिकोणमिति का भी इस्तेमाल कर लिया इसने। ये देखें सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा। यदि दो भिन्न समांतर श्रेणियों के दो भिन्न समांतर श्रेणियां हैं, उनके n पदों का अनुपात 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27 दिया है, तो उनके 21वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। देखो क्या दिया है मुझे दिया है एक AP का Sn और उसका अनुपात S डैश n, ठीक है ना। और ये क्या है मेरे लिए, ये है, मुझे दिया गया है 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27, ये दिया गया मुझे। और मुझसे पूछा क्या गया है कि पहली वाले का T21 और T-21 का रेशियो मुझे बता दो। ठीक बात है। अब इसका एक फॉर्मूला था, आपको याद हो मैंने कहा था Sn हमेशा
पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन के रूप में होता है ना। और एस एन का फॉर्मूला क्या होता था, n/2, और फिर अंदर आता था एक एपी का फॉर्मूला, सही बात। तो देखो ये क्या हुआ होगा, मैं एस एन को लिखता हूं अपनी मर्जी से, या एस एन बाई एस डैश एन ही ले लो थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका n/2 लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां आएगा 7n+1, यहां लिख लो n/2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 4n+27। ये आपको स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो 2a + n-1 इंटू डी, ये 7n+1 बन रहा है। n/2 ऊपर से भी कटा होगा और नीचे से भी कटा होगा, तो वही पद कटा है, तो मैंने दोनों जगह n/2 लगा दिया। ठीक है, इससे मुझे पता चला कि जो मेरा Sn है ना, वो क्या है, वो है 7n² प्लस n/2। अब अगर pn² प्लस qn² है, तो इसमें देखो पहले तो T1 निकाल लो, T1 ही आपका क्या होगा, S1 होगा। ये बात कर चुके हम, है ना, लेक्चर में। तो हमने अभी क्या बात कर ली कि भाई 7/2 प्लस 1/2 यानी 8/2 यानी 4। तो आपका पहली वाली एपी का प्रथम पद कितना है, वो है 4। और सारवंतर अगर निकालना है तो यहां जो भी पद होता है उसका दुगना सारवंतर होता है, n² के गुणांक का दुगना उसका सारवंतर है उस एपी का। तो इसका डी डायरेक्टली मुझे कितना दिखेगा, 7 दिखेगा। अब वो बोल रहा है T21 निकालो, तो उसका T21 आएगा 4 + 20 इंटू डी, डी कितना है अपने पास, 7 है। तो आपका ये आ जाएगा 140 यानी 144 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय। दूसरे वाले में भी यही बात करेंगे। तो अब दूसरा वाला था, वो था मेरा S-n, उसका जो मेरा टर्म आ रहा था वो आ रहा था बेटा 4n² प्लस 27n/2। तो इसका पहले T-1 यानी फर्स्ट टर्म निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका 31/2। और D क्या आएगा इसका D 4 आएगा। तो इसका लिए लिख लो 31/2 प्लस 20 इंटू डी, डी कितना है, 4 है। सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया 140, 144। नीचे वाले में सॉल्व करें तो 80, 191 इंटू 2 ऊपर ले लो, तो आंसर आ गया आपका 288 डिवाइडेड बाय 191। ये है आपका मेथड, और ये सॉल्व करने की विधि है, ध्यान रखना, ये सबसे फास्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का बेटा। ये सवाल आया, यदि log 2 बेस 3, log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 और log 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3। आप ये सोच रहे होगे कि सर जो जो पढ़ाया सब इस्तेमाल कर रहे हो आप। भाई अगर आपको मैं कहूं कि a b c AP में है, तो ये तो दुनिया जानती है कि 2b बराबर a + c होगा। इसका अर्थ है कि 2 टाइम्स ऑफ log 2 की पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 जो होगा वो log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3 होगा। ये तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहां आ जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3, और इसको मैं लिख सकता हूं log टू द बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये अपन ने आगे ले लिया, ऊपर पावर में ले लिया। अब दोनों तरफ log सेम है तो काट सकते हो, तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7। और आप क्या करो, लेट 2 की पावर x को t मान लो, थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को क्या मान लेते, t मान लेते। तो अपना सवाल बन रहा है t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2t माइनस 7। तो ये आया आपका t² माइनस 10t प्लस 25 बराबर 2t माइनस 7, और ये बनेगा t² माइनस 12t प्लस 32 बराबर 0। तो t माइनस 8 और t माइनस 4 बराबर 0, t बराबर 8 और t बराबर 4। t क्या है, 2 की पावर x बराबर 8, तो एक तो आंसर x बराबर 3 आया। 2 की पावर x बराबर कितना है, 4, तो x बराबर 2 आया। ये रिजेक्ट हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि आपने क्या बोला है, 2 की पावर x माइनस 5 कहां बैठा है, log में। तो ये पहले ही सेट कर लिया होगा ना माइंड में कि 2 की पावर x के मान को 5 से क्या होना है, बड़ा, तो वो 4 ले ही नहीं सकता। तो आपका x का मान कितना आया, 3 आया है। ठीक है।